नमस्कार मित्रों, और एक बार पुनः आपका स्वागत है ट्रू लाइट फाउंडेशन के इस अगले वीडियो में। और हमारे साथ हैं कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश दीक्षित जी, जो आज आपको एक बार बताएंगे कि जो दीवानी के मुकदमे होते हैं उसमें क्या चीज़ें मायने रखती हैं, किस तरह से उनको जीता जाता है, क्या क्या पक्ष रखे जाते हैं जिसके सामने जो महत्वपूर्ण होते हैं, उन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वागत है कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश दीक्षित जी का। दीक्षित जी नमस्कार। देखिए, मुकदमा कोई भी हो सबूत पर निर्भर करता है। साक्ष्य अगर है आपके पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तो ठीक है, अगर सबूत ही नहीं हुआ तो कैसे मुकदमा जीतोगे। तो सबूत का बहुत बड़ा महत्व है। सबूत दीवानी में ये सबूत तौला जाता है, गिना नहीं जाता। ये एक सिद्धांत की बात है। सबूत जो है वो तौला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। यानी कि वकील साहब आप ये कह रहे हैं कि सबूत की मात्रा जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ। सबूत इतने हों कि जज या हमारी जो जुडिशरी है वो पूरी तरह कन्विंस हो जाए। हर पहलू पर हमें सबूत देना पड़ता है, हर चीज का साक्ष्य देना है। और साक्ष्य देने के अलावा साक्ष्य को सिद्ध करना होता है। तो अगर जो आपने लगाए हैं मुकदमे में तो उनको सिद्ध भी तो करो। जी जी जी। सिद्ध करने का तरीका होता है कि वो कागज हमारे सामने लिखा गया, पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया, तब एग्जीक्यूटर ने उसमें दस्तखत किए। उसके सामने गवाह उसमें बैठे थे और गवाह ने जब दस्तखत किए तो वो निष्पादन करता सामने था। तो इस तरह हम उनके हिसाब से पहचानते ये वही कागज जो हमारे सामने लिखा गया था। तो ये तरीका है कागज को सिद्ध करने का। और जो कागज है आपने लिया वो अकॉर्डिंग टू लॉ मान है कि नहीं। जैसे अच्छा संपत्ति के संबंध में कोई भी कागज लिखा गया, लिखा गया तो उसको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर रजिस्टर नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, भले चाहिए तो कानून सम्मत कागज हो और वो सिद्ध करने का तरीका उसका सही हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। यानी कि सबसे पहले हम लोग उसको कानून सम्मत तरीके से आपके दी जो भी हम साक्ष्य रखें उसको हम सिद्ध कर पाएं, कोर्ट को बता पाएं कि ये साक्ष्य कानूनन तरीके से किस तरह से सही होता है। जी। दीवानी मुकदमे में विलंब करने के लिए दूसरी पार्टी कोशिश करती है कि वादी का दावा खारिज हो। कभी चूक हो गई, दावा गैरहाजिरी में खारिज हो गया तो क्या किया जाए। तो उसका रिस्टोरेशन होता है आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी के अंतर्गत रिस्टोरेशन। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा मुकदमा जो गैरहाजिरी में खारिज हुआ है उसका रिस्टोरेशन ही हो सकता है, नया सूट फाइल नहीं होगा। नया सूट फाइल करने में पक्षकार अगर समान है और लैंड इशू विवाद संपत्ति सेम है, पक्षकार एक है और कार्ड ऑफ एक्शन एक समान दिया गया, तो ऐसा नया सूट अगर आप लाएंगे तो वो 9 रूल से बाढ़ होगा और खारिज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ यानी दो मुकदमे एक साथ नहीं दाखिल किए जा सकते हैं। अगर पहला मुकदमा उसी तरह का खारिज हुआ है तो उसको पुनः हमें रिस्टोर करना पड़ेगा, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके द्वारा। हाँ। जी। तभी वो तो ये महत्वपूर्ण बात है कि गैरहाजिरी में खारिज, मैं बता रहा था कि अगर दावा गैरहाजिरी में खारिज हो गया है तो उसका रिस्टोरेशन होगा, नया सूट हल नहीं हो सकता। सर्टेन पार्टी हो, काज ऑफ एक्शन सेम हो और संपत्ति सेम हो। अगर इससे भिन्न है तो दूसरा दावा हो सकता है, नया दावा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान से समझने वाली बात है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अगर एक मुकदमा एक तरह का चल रहा है और वो किसी वजह से खारिज हुआ गैरहाजिरी की वजह से, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम उसी तरह का सिमिलर मुकदमा नहीं कर सकते हैं, हमें पहले वाले मुकदमे को रिस्टोर करना पड़ेगा। हाँ। ये न्यायिक तरीका है। जी। अगर गलती से दाखिल हो गया है तो वो ऑर्डर 9 रूल 8 CPC से बाधित है और वह ऐसा दावा बाद वाला खारिज कर दिया है। अच्छा, यानी बाद वाला अगर मुकदमा आपने किसी तरह कर भी लिया तो भी वो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और उसको खारिज मतलब उसके निर्णय को मान्य नहीं किया जाएगा। दीवानी मुकदमे में कोई परिस्थिति ऐसी आती है
कि हमारे लिए हमने मनी फाइल किया कि रुपया हमको वसूल करना है, और प्रतिवादी के पास जो संपत्ति है वो बेचकर भाग जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम दवा डिग्री करा भी लेंगे तो उसको वसूल कैसे करेंगे? तो इसके लिए उसके पास जो प्रॉपर्टी है तो वो फैसला होने से पहले अटैच कर ली जाती है। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय से पहले अटैच कर लें। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट यानी कि जो प्रॉपर्टी है हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अगर लग रहा है तो कोर्ट उसको अटैच कर सकती है। तो इससे आपकी बचत हो जाएगी और जो संपत्ति है उससे आप वसूल तो कर सकते हो, क्योंकि दीवानी मुकदमे की डिग्री की इजरा में पैसा वसूली कार्रवाई होती है, तो इजरा चलती रहे और वो प्रॉपर्टी पार्टी भाग जाए तो वसूल क्या हासिल करोगे? डिग्री लेकर घूमते रहो। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप ये बात भी देखो कि जो हम रुपया चाहते हैं खिलाफ पार्टी के पास उसकी सामर्थ्य है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप डिग्री घूमते रहो, दीवानी जेल बंद कराओगे तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा, तो जेब से और पैसा लगाओगे। तो इन बातों को दीवानी मुकदमे और ध्यान से समझना चाहिए, सोच ग्रीन कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो दूसरा पक्ष है उसकी स्थिति को सही समझते हुए अगर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करानी है तो वो कराई जाए, और अगर नहीं उसकी सामर्थ्य है तो उसको दूसरे तरीके से टैकल किया जाए, नहीं तो उसमें डिग्री होने के बाद भी आप उसकी वसूली नहीं कर पाएंगे। इस तरह की एक लिमिटेशन है दीवानी मुकदमे में। जी, दीवानी मुकदमे में सब तनकी का बड़ा महत्व है। बाद बिंदु किन किन पॉइंट्स पर लड़ाई होनी है, किस पॉइंट पर आपको साक्ष्य देना है, मौखिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य या कानूनी बिंदु है तो उसको संबंध में रूलिंग्स ये चीज़ देनी है। तो इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। बाद बिंदु सृजन करने में ये चीज़ देखना होता है कि किन किन बाद बिंदुओं का भार साबित करने का भार वादी पर है और किस बात का भार प्रतिवादी पर है। उसके क्वेश्चन ऑफ लॉ जो प्रतिवादी ने उठाए उसको प्रतिवादी सिद्ध करेगा, बाकी वादी अपना दावा सिद्ध करेगा। तो दावे में जो बातें कही गई हैं उन सबको सिद्ध करना है, कोई बात नहीं होती, ये ध्यान। यानी कि जो दावा बनाया गया है उसके लिखे हुए हर पॉइंट को सपोर्ट करने वाले साक्ष्य आपके पास होने चाहिए। आप ऐसे जनरल में कोई बातें नहीं कह सकते हैं, जो कहेंगे तो उसको प्रमाणित भी किया जाए अपने द्वारा दिए हुए साक्ष्य में, तभी एक अच्छा मुकदमा बनेगा, तभी उसे जुडिशरी ऑनर करेगी और तभी आपकी बात को अच्छे से सुना जाएगा। जी, इसके बाद साक्ष्य मर्जी हो गए, वादी का साक्ष्य हो गया, वादी के गांव से प्रतिवादी ने जिरे कर ली, प्रतिवादी का साक्ष्य हो गया मौखिक लिखित। इसके बाद बहस का नंबर आता है। तो बहस में आप वादी हैं तो वादी को अपना केस सिद्ध करने के लिए सारी बात बतानी है। ये ध्यान रखे काउंसिल महोदय कि ऐसी बात ना हो, इतना लंबा आर्गुमेंट ना हो कि वो कोर्ट झुझला जाए। कोर्ट की सहानुभूति ऐसे मामलों में बहुत आवश्यक होती है। वो आपकी बात सुने, टू दी पॉइंट बात वकील को करनी चाहिए, और जो कागज दिए हैं उनको कर्म सीधा से बताते जाओ कि पहले ये कागज देखो, ये देखो, ये देखो, और हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण स्वरूप भी कागज हमने किया। और आप धैर्य से अपनी बात को और धैर्य से भी अपोजिट पार्टी की बात सुनो, सुनकर उसका जवाब दीजिए। कचहरी में लाठी नहीं चलती है, बुद्धि चलती है, तो बुद्धि से ही आप जवाब दीजिए। हर बात का काट होता है, तो कहाँ पर धंसी की है वो कमियां उसकी जो है वो आपको उजागर करनी और आप अपनी भी सस्ता सामने लाना, तो केस आप जीत जाए। दीवानी मुकदमा जीतने के लिए आवश्यक है कि पहले तो ये देखो, वादी को देखना चाहिए कि हमारा अधिकार कहाँ तक बनता है। अगर हमारा अधिकार है तभी हम मुकदमा लड़ें, अधिकार नहीं बनता है तो जबरदस्ती मुकदमे नहीं लड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया, यानी कि मुकदमे के शुरुआत में ही जो वादी पक्ष है वो अपने अधिकार को बहुत अच्छे से समझे, उसको ये क्लैरिटी रहे कि हम इस मुकदमे से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगा और क्या न्याय संगत है। वही न्याय संगत चीज़ों पर ही मुकदमा लड़ा जाना चाहिए। हाँ। जी, इसके साथ साथ ये देखो कि मुकदमा फिर कहाँ दाखिल होगा, सिविल जूनियर डिवीजन में या सीनियर डिवीजन में,
सेकंड पॉइंट आपने बताया कि उसको मुकदमे के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसका दाखिला कहाँ पर करना है, वो सीनियर डिवीजन में जाएगा या जूनियर में जाएगा, वो क्लैरिटी होनी डिवीजन चाहिए। का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार डिसाइड हो गया कि यहाँ मुकदमा चलेगा तो ठीक है, नहीं तो अंत में तय हुआ जाकर ये इसको जो क्षेत्राधिकार नहीं था, तो क्षेत्राधिकार हो तभी तो इस न्यायालय में से मुकदमा आप जीत पाएंगे। यानी कि न्यायालय के जो जिनका निर्णय कि किस न्यायालय में जाना है, तो उसके पहले मतलब वकील की तरफ से ये बात में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम उसी न्यायालय में जा रहे हैं जिसको ये क्षेत्राधिकार है, जिसमें जो इस तरह के मुकदमे को वहां पर सुनने के लिए तैयार है। दावा दाखिला के बाद तो प्रतिवादी का जवाब आना होता है, तो प्रतिवादी का जो जवाब आवे उसमें हर बात का जवाब, वाद पत्र के हर सेंटेंस का जवाब होना चाहिए, सही सही जवाब। और जो प्रतिवादी जवाब दे तो जवाब का जवाब फिर लगना चाहिए वादी की तरफ से, तो बातें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद जब आपका जवाब आ गया तो तनकी बनाई, वाद बनाए गए, उसमें ध्यान दिया गया कि पर बोझा कम हो, वादी पर बोझा कम हो, प्रतिवादी ने जो पॉइंट उठाए प्रतिवादी उन पर अपना साक्ष्य दे। इसके बाद बहस का नंबर आता है, तो बहस में क्योंकि पॉइंट बहस की जाए, जज को समझने में आसानी हो, उसको कुछ झंझट न लगे। जी वकील साहब, मैं कुछ चीज़ें फिर से मैं एक बार बोलूँगा। आपने जो बताया अभी, एक ये कि जो वादी की तरफ से पॉइंट्स आए, प्रतिवादी ने उसका जवाब दिया, उससे हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लिया गया, और उसके बाद प्रतिवादी से जो भी उन्होंने पॉइंट्स कहे हैं उसके साक्ष्य माने गए और एक हमारे वाद बिंदु बना लिए गए फाइनली। और फिर मौका आया बहस का, यानी जिरह का। तो जिरह जो होनी चाहिए, अब उसके बारे में आप बता रहे हैं कि वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। जी, प्राय ये होता है कि गवाह सब सिखाए पढ़ाए जाते हैं, सच्ची बात करने के लिए आसानी से देखो तैयार नहीं होता है। तो ये वकील की कला है कि वो जिरह करने में अपने पॉइंट, पक्ष के पॉइंट सब जिरह में निकला ले। गवाह टूट जाता है अगर सिखा पढ़ा के लाए गए और सच्चे झूठ बोलने के लिए आया तो किसी बहाने से टूट जाएगा। तो जैसा कि हम लोग अभी तक कई बार देखते भी आए हैं हमारी हिंदी फिल्मों के माध्यम से कि गवाह जो आया है, अगर वो सिखा पढ़ा कर भेजा गया है उसको, तो ये वकील की स्किल पे निर्भर करता है कि वो उस तरह के सवाल जवाब उनसे करें कि उनसे सच्चाई निकल कर आ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि सच का सामना, सही साक्ष्य हमारे अदालत को दिए जा सकें। जी, ये वकील की अपनी कला है, जिरह करने की कला। कैसे वो अपने केस को सिद्ध करने के लिए किस तरह कुछ पूछता है, कैसे उत्तर आया, गवाह को गर्म कर दो तो वो बिल्कुल असलियत सामने आ जाती है। और धैर्य से पूछ रहे हो तो उसके गवाह के बोलचाल, हाल चाल, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब बातें होती हैं, इनको समझ करके वकील जी ने करता है तो बात सही बात निकल कर आ जाएगी। केस अच्छा है आपका, जीते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि गवाह से हमें सच कैसे निकलवाना है। वो सारी बातों को वकील साहब अपने सिस्टमेटिक तरीके से, अपने तरीके से निकलवाएं और उस चीज़ को, उस पर निर्णय लें और वो साक्ष्य सारे अदालत के सामने पहुँचें।